सो गुड मॉर्निंग गाइस। अच्छा, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग गाइस। एक्चुअली मॉर्निंग में वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था क्योंकि मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो कंटेंट भी तैयार नहीं था। इसीलिए मैंने आपको कम्युनिटी में बोल दिया था कि शाम तक वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो ये रहा वीडियो आपके सामने, जिसमें हम पढ़ेंगे 26 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो देखिए, इस इंपॉर्टेंट प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अभी आईसीएमआर के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा डॉक्टर राजीव बहल को। तो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद यानी कि आईसीएमआर, जो कि जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण और प्रचार के लिए भारत में सर्वोच्च निकाय है, और ये दुनिया के सबसे पुराने चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है। और अभी इसी के नए महानिदेशक बन गए हैं डॉक्टर राजीव बहल। 3 सालों के लिए इनको अपॉइंट किया गया। साथ में वे स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव भी बने हैं। बाकी अगर आईसीएमआर की बात करें, स्थापना इसकी 1911 में हो गई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, आगे बढ़ेंगे उससे पहले। सीएसआईआर की पहली महिला डायरेक्टर जनरल अभी कौन बनी थी? उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बाकी आप जानते हो अभी राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक बने थे भरत लाल। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के सीएमडी बने थे प्रसन्ना कुमार मोट्टुपल्ली। और भारतीय जहाज रानी निगम शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी बने थे बीके त्यागी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भारतीय इंटरनेट के जनक कौन थे जिनका भी निधन हो गया, तो बीके से आपको याद आएगा, बीके सिंगल उनका नाम था। अब मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछा था? सीएसआईआर की पहली महिला डायरेक्टर जनरल, तो इनका नाम है नल्ला थंबी कलाई सेल्वी। ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी सितंबर 2022 में किसे एशिया पाम ऑयल अलायंस का पहला अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा अतुल चतुर्वेदी को। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पे पहले अध्यक्ष बने हैं ये। किसके? एशियन पाम ऑयल अलायंस के। इसकी स्थापना अभी 21 सितंबर 2022 को ही हुई है, और अभी इसके पहले अध्यक्ष बन गए हैं अतुल चतुर्वेदी, इसलिए आपको नाम याद रखना है। अब इसमें कौन कौन से देश शामिल है? तो इसमें वो सभी देश शामिल हैं जो पाम ऑयल का आयात करते हैं, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। ये 5 देश इसमें शामिल हैं। और याद रखना, इनमें से भारत जो है ये एशिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है, इंपोर्टर है, जो वैश्विक आयात का 15% हिस्सा आयात करता है। आयात यानी कि इंपोर्ट करता है। और अगर दुनिया में बात करेंगे तो इंडोनेशिया और मलेशिया ये अब तक के सबसे बड़े पाम तेल उत्पादक देश हैं। अच्छा, प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि किस देश को पाम ऑयल कंट्री कहते हैं, तो आंसर होगा नाइजीरिया। और पाम ट्री से आपको याद आएगा, एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि बताओ किसके लोगों में, नहीं प्रश्न ऐसे आता है कि आरबीआई के लोगों में कौन सा ट्री है, तो पाम ट्री है। और कौन सा जानवर है? रॉयल बंगाल टाइगर है। बाकी आप जानते हो अभी भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने थे आर दिनेश। और दिनेश में अगर गुण अच्छे होंगे तो वो श्रीलंका का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। यानी कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धन है। सतीश पाई इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के नए अध्यक्ष बने ये। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी अभी? माधवीपुरी बुच बनी। ये नाम भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी 2 अक्टूबर से लेकर 25 जनवरी 2023 तक किस राज्य में खेल महाकुंभ का आयोजन होगा? तो आंसर होगा उत्तराखंड। अच्छा, आपको याद हो तो अभी खेल महाकुंभ का आयोजन गुजरात में भी किया गया था। और प्रश्न में अब आपसे पूछ रहे हैं कि अभी 2 अक्टूबर से लेकर 25 जनवरी 2023 तक किस राज्य में होगा ये खेल महाकुंभ? तो उत्तर होगा इसका उत्तराखंड। और खेलों से आपको याद है अभी 36वें नेशनल गेम्स 2022 में ये कहां पे? गुजरात में, जिसका शुभंकर मैस्कॉट भी याद रखो सावज है। सावज, इसको मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शावक। और अगले साल जो 37वें नंबर के नेशनल गेम्स होंगे वो गोवा में होंगे, ये भी याद रखना। अभी आपको याद है ग्रामीण ओलंपिक गेम्स ये कहां पे हुए? राजस्थान में हुए थे, उसका शुभंकर था शेरू। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 में हुए, जो कि इसका 22वां ही संस्करण था, जिसमें भारत ने 22 ही गोल्ड जीते थे, वो कहां पे हुआ था? बर्मिंघम यूके में। भारत चौथे स्थान पे था, ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे था। भारत ने टोटल तो 61 मेडल जीते थे, जिसमें से 22 गोल्ड थे। अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4था संस्करण भी हुआ था। कहां पे? पंचकुला हरियाणा में। और इसका शुभंकर था धाकड़, विजेता हरियाणा ही था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 2रा संस्करण भी हुआ था बंगलुरु में। इसका शुभंकर वीरा था। और उसमें विजेता कौन सी यूनिवर्सिटी थी? बंगलुरु की जैन यूनिवर्सिटी। आप जानते हो नेशनल स्पोर्ट्स डे कब होता है? 29 अगस्त को होता है। वैसे तो केंद्र सरकार जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देती है उसका नाम बदल के
मेजर ध्यानचंद के नाम पे रख दिया, जिसमें पुरस्कार राशि कितनी होती, 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दी गई। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, अभी किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की थी? तो इसका उत्तर आप लोग दीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में हिलेरी मेंटल का निधन हो गया। वे क्या थी? वो लेखिका थी और सबसे ज्यादा बिकने वाली वुल्फ हॉल त्रयी की लेखिका थी ये डैम हिलेरी मेंटल, जिनका अभी 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हिलेरी मेंटल, इन्होंने 2009 में वुल्फ हॉल के लिए और 2012 में इसके सिक्वल ब्रिंग अप द बॉडीज के लिए यानी कि 2 बार बुकर पुरस्कार जीता था। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था सबसे लंबे अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड किनके नाम था जिनका अभी निधन हो गया? तो आंसर होगा वलेरी पोलाकोव, यूएसएसआर से थे ये। और आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस का भी निधन हो गया और उनकी खास बात क्या थी? सबसे कम दिनों के लिए वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, मात्र 17 दिनों के लिए। उनका नाम था जस्टिस कमल नारायण सिंह। और अभी जानते हो बिहार के सारण जिले के रहने वाले प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र माझी का निधन हो गया। लोंडा नाच के लिए प्रसिद्ध थे वो, उनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये सब। बढ़ते आगे, फिर बताना है आपको अभी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 सितंबर को। तो हर साल संयुक्त राष्ट्र ये 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के रूप में मनाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? परमाणु हथियारों से मानवता के लिए उत्पन्न खतरे और उनके पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना। अच्छा, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे जाओ, एक परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी होता है, वो हम कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं, वो भी याद रखना। आप जानते हो यूनाइटेड अरब अमीरात ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि प्लांट को शुरू करने वाला पहला अरब देश बना था। और मुझे बताओ अभी किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया? तो आंसर होगा नॉर्थ कोरिया। हिरोशिमा डे, नागासाकी डे तो आप जानते ही हो, 6 अगस्त को और 9 अगस्त को मनाते हैं। अच्छा चलो, आप तो ये बताओ कि अभी पाकिस्तान के परमाणु बम जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया। अच्छा, मैंने तो प्रश्न भी पूछ लिया और उत्तर भी दे दिया, चलो कोई बात नहीं, मेरे को यूं पूछना चाहिए था, बताओ अभी किस देश के परमाणु बम जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया? तो फिर आप उत्तर करते पाकिस्तान। कोई बात नहीं होता है, कोई और प्रश्न पूछ लेंगे आपसे। चलो इसी बात पे फिर आप बता दो, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था और उसका निकनेम क्या था? और दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, अब ये भी बताओ, और उसका निकनेम क्या था? हम बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताना है सितंबर 2022 में रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संजय कुमार को। तो अभी संजय कुमार को रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। रेलटेल, इसका गठन 2009 में एक राष्ट्रव्यापी ब्रॉडबैंड और दूरसंचार नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से किया गया था। तो कौन बन गए हैं इसके सीएमडी? संजय कुमार। वैसे आपको बता दूं ये प्रश्न हमने पहले भी पढ़ चुका है, जब इनके नाम की सिफारिश हुई थी तब भी मैंने आपको बताया था, और अभी इन्होंने अपना पद ग्रहण कर लिया, तो इनका नाम याद रखना। आपको याद दिलाऊं मैं, अभी हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने थे? वो भी नाम याद रखो, राजेंद्र प्रसाद है। और रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन तो आप जानते ही हो, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी। और बता दो विनय कुमार सक्सेना, ये अभी नाम न्यूज में था और इंपॉर्टेंट है, ये क्या बने थे? बाकी देखो, अगर हम एस कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के एमडी सीईओ बने थे। एम्स दिल्ली के नए निदेशक कौन बने? डॉक्टर एम श्रीनिवास। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं दिलीप तिर्की, ये नाम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा हाइफा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 सितंबर को। और याद रखना, यह हाइफा दिवस भारत और इजराइल में मनाया जाता है। एक्चुअली में इजराइल में एक शहर है हाइफा। इस हाइफा शहर पे कब्जे के लिए तुर्की और जर्मनी की सेना थी। और फिर यह बात है 23 सितंबर 1918 की, जब भारत की तरफ से हैदराबाद के जवान, मैसूर के जवान और जोधपुर के जवान ये भारतीय सेना की तरफ से लड़े थे और हाइफा को आजाद कराया था। इसीलिए तो 23 सितंबर को हाइफा दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी कारण से दिल्ली के 3 मूर्ति चौक का नाम हाइफा चौक हो चुका है। अच्छा, इजराइल के प्रधानमंत्री नए बने थे अभी, नाम याद है उनका? यायर लैपिड। और इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? निसेट कहते हैं। तो ये आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, हर साल किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए 25 सितंबर को भारत में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय।
तो याद रखना, हर साल भारत में 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के रूप में ये अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने एकात्म मानववाद की अवधारणा विकसित की थी। वे भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक और एक आरएसएस विचारक थे। अंत्योदय शब्द का मतलब क्या होता है? गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना, और इस दिन का उद्देश्य भी यही है, समाज के अंतिम गरीब व्यक्ति तक पहुंचना। पहली बार इस दिन को 2014 में मनाया गया था। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूं इसी तरह से, जैसे कि कौन सा दिन किसकी जयंती पे मनाया जाता है, बताने की कोशिश करना। पहला प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक डे, ये हम किसकी जयंती पे मनाते हैं बताओ? तो आंसर होगा पीसी महालनोबिस की जयंती पे। और मनाते कब है ये भी बताऊंगा, 20 को। एक बताओ, पराक्रम दिवस किनकी जयंती पे मनाते हैं? आप जानते हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को हमने मनाना शुरू किया अभी, पराक्रम दिवस। कब? ये तो आपको याद होना ही चाहिए, नया डे है 23 जनवरी को। बाकी आप जानते हो, राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन्स डे, ये 13 फरवरी को मनाते हैं। और सब जानते होंगे किनकी जयंती को होता है ये दिन, सरोजिनी नायडू जी। भारत की पहली गवर्नर राज्यपाल यही थी, उत्तर प्रदेश की थी ये। इन्हें भारत की कोकिला या फिर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये भी याद रखो। आप ये बताओ, सद्भावना दिवस किसकी जयंती को होता है? हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उनकी जयंती को। और ये दिन मनाते कब हैं? तो 20 अगस्त को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे, ये आप जानते हो, हमने अभी 5 सितंबर को मनाया था। किसकी जयंती को? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, ये याद रखना। और इसी तरह मैं आपसे पूछूं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये किसकी जयंती को मनाते हैं? तो जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे ना हमारे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी जयंती को। अब आप पूछोगे मनाते कब हैं? तो 11 नवंबर को मनाते हैं। अब आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो कमेंट बॉक्स में, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? और उसी दिन एक और डे मनाते हैं, वो भी बताओ कौन सा डे होता है वो। अच्छा, एक प्रश्न और पूछता हूं, राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, मेरे ख्याल से सब उत्तर दे देंगे इसका। तो 12 जनवरी को मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को। और इंटरनेशनल यूथ डे भी आप बता ही दोगे, 12 अगस्त को, जिस दिन एलिफेंट डे भी होता है, याद आया? चलो आप ये बताओ, इंटरनेशनल नर्स डे किसकी जयंती को होता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को। कब? 12 मई को। और आप जानते हो ना, अभी नेशनल स्पोर्ट्स डे हमने किनकी जयंती को मनाया? मेजर ध्यानचंद जी की जयंती को, यानी कि 29 अगस्त को। अब एक प्रश्न मैं भी पूछ लूं, सारे प्रश्न तो मैंने ही पूछ लिए और उत्तर भी दे दिए। अब एक प्रश्न तो होमवर्क के लिए रहेगा आपके, कि नेशनल मिल्क डे, और बड़ा सिंपल सा पूछा है मैंने आपसे, बताओ किनकी जयंती को और कब मनाते हैं ये। और वर्ल्ड मिल्क डे, ये भी बता दो, बहुत उपकार होगा आपका। और प्लीज़ अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। मुझे पता है इवनिंग में वीडियो जा रहा है, तो इस पर रेस्पॉन्स तो नहीं आएगा, मॉर्निंग में जाता है उसमें नहीं आता रेस्पॉन्स। तो प्लीज़ कोशिश करना, आप अपने ग्रुप्स में दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए। चलो बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, सितंबर 2022 में किसने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है भारत विद्या, इसका शुरू किया? तो आंसर होगा हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। तो भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या को लॉन्च किया है। ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इसका संबंध ओरिएंटोलॉजी से है। ओरिएंटोलॉजी से मतलब हमारी जो पुरानी शिक्षा है, पुरानी कला है, या यूं कहूं कि पुरानी स्वदेशी शिक्षा है, उससे अवगत कराना, उससे जोड़ना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इस प्लेटफॉर्म का निर्माण किसने किया? भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे ने। तो याद रखना, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है भारत विद्या, इसको शुरू किया निर्मला सीतारमण जी ने। याद रखना, बढ़ते आगे। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी भारत में सोलर फार्म से स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा अमेजन। तो अभी ई कॉमर्स कंपनी है अमेजन, इसने घोषणा की है कि ये राजस्थान में, कहाँ पे? राजस्थान में टोटल 420 मेगावाट कैपेसिटी के 3 सोलर फार्म्स का निर्माण करेगी। और ये पहली बार होगा जब कोई ई कॉमर्स कंपनी देश में सोलर फार्म से स्थापित करेगी। इसके अलावा अमेजन 14 भारतीय शहरों में 23 नई सोलर रूफटॉप परियोजनाएं भी स्थापित करेगी। अच्छा, रूफटॉप से एक प्रश्न मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहां पे किया गया था? प्रश्न का उत्तर दो। जब तक हम अमेजन के बारे में जानते हैं, इसके संस्थापक जेफ बेजोस हैं और इसके सीईओ एंडी जेसी हैं। और आप जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। और दिल्ली हवाई अड्डा, ये पूरी तरह से हाइड्रो और सोलर एनर्जी से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है।
और मैंने आपसे क्या पूछा, भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा गुजरात के गांधीनगर में। तो ये ध्यान रखना आप। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा गया था कि नॉर्थ चैनल को पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा सत्येंद्र सिंह लोहिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और प्लीज़ अभी तक लाइक नहीं किया तो इस सेशन को लाइक करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में या स्टडी ग्रुप में। इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।